गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम कहेंगे नया दिन में। मैं हूं महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया आज, बहुत सारी नई नई खबरें हैं, नए नए टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी, बहुत सारी परेशान करने वाली बातें भी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जिससे आपको काफी ज्यादा अवेयरनेस होगी। घूमने फिरने का अगर कोई प्लान है आपका नॉर्दर्न एरियाज का, तो इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा आपकी हेल्थ पर भी बात करेंगे। हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जब अच्छा होने की बात होती है तो हमारे दिन का, हमारे प्रोग्राम का आगाज तो होता है अच्छी बात से, ताकि पूरा दिन जो है ना, ये अच्छी बात आपकी जिंदगी में आप सोचें कि हमारी जिंदगी में फिट कहाँ पर होती है। तो आज की अच्छी बात यह है कि अपने भाई की मुसीबत पर खुशी का इजहार ना किया जाए। मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसे इस मुसीबत से निजात दे दे और तुम्हें इसमें मुब्तला कर दे। अगर आपका कोई भी करीबी, कोई भी दोस्त, कोई भी कोलीग, कोई भी हमसाया किसी भी तरह की मुश्किल में मुब्तला है, तो कभी भी ये मत कहें कि हाँ उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बिकॉज यू आर नो वन जो कि ये डिसाइड करे कि उसके साथ कैसा होना चाहिए था। वो अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह ताला से कितना करीब है ये आप नहीं जानते। और हो सकता है उसकी आजमाइश हो। और कहते हैं ना कि किसी दूसरे पर मुसीबत आना आपकी अपनी भी आजमाइश होती है। तो कभी भी किसी को मुसीबत में मुब्तला देखकर ये ना कहें कि हाँ उसके साथ अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वो इसी काबिल है। नहीं, वो किस काबिल है ये आप नहीं बल्कि रब ताला की ज़ात जानती है। तो हमेशा दूसरों के लिए दुआ गो रहें कि अगर कोई भी मुसीबत में, मुश्किल में मुब्तला है तो उसकी वो मुसीबत, उसकी वो मुश्किल ख़त्म हो जाए, उसके मामलात हल हो जाए। चले जी, आज की ज़रा टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह कोयटा में भी गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी सस्ते आटे की हुसूल के लिए जान दाव पर लगाने के लिए तैयार है। कल एक बड़ी अफसोसनाक खबर भी सामने आई थी कि 6 बच्चों का जो बाप है वो जिंदगी की बाजी हार गया, क्योंकि सस्ते आटे के हुसूल के लिए एक जंग चल रही थी और उस जंग में, उस मारामारी में, उस लड़ाई में उस शख्स की जान चली गई। तो ये आटे का जो बहरान है मजीद कितना पाकिस्तानियों को परेशान कर सकता है, इस पर आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, हम जब सुबह उठते हैं तो अमूमन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी हमें चाय चाहिए, कुछ कहते हैं जी हमें ग्रीन टी चाहिए। मैं तो कहती हूँ मुझे चाय ही चाहिए, क्योंकि चाय के बगैर तो मॉर्निंग होती नहीं है। लेकिन आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हेल्दी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है? ग्रीन टी बेहतर है या फिर चाय बेहतर है? क्योंकि अक्सर मैंने ये सुना है जी, अच्छा जी अगर आपको पेट में दर्द है, अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपने ज़्यादा खाना खा लिया है, तो आप क्या करें, आप ग्रीन टी पी लें, थोड़ा सा उसमें लेमन ऐड कर लें। अब ये कितना आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ये कितना आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है, माहिर ग़िज़ाइयत आज हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जी महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से गुर्बत जो है वो भी बढ़ रही है। अब 2 वक्त की रोटी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। वो कहते हैं ना कि 2 वक्त की रूखी सूखी खा लेंगे, वो रूखी सूखी भी एक वक्त पे आ गई है और वो एक वक्त की रूखी सूखी हासिल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। भूख ने मेहंदी लगाने वाले हाथों को औजार उठाने पर मजबूर कर दिया है। अभी क्या कहानी है, ये बाहिम्मत खातून जो हैं जिनका ताल्लुक़ है मुल्तान से, इनकी ज़िंदगी में ये किस तरह से टर्निंग पॉइंट आया कि वो पहले मेहंदी लगाती थी, लेकिन अब आप मनासिर में देख भी रहे होंगे कि वो अब औजार जो हैं उससे काम कर रही हैं, उनके हाथों में औजार नज़र आ रहे हैं, बाइक्स का काम कर रही हैं, गाड़ियों का काम कर रही हैं। कितना मुश्किल होता है ख़ातून के लिए 10 मर्दों में खड़े होकर काम करना। ये हमारे साथ होंगी, आज हम उनसे बात करेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनकी ये जो स्टोरी है आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, स्टोरीज तो और भी बहुत सारी हैं। स्टोरी ये भी है कि MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुना दिया है, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये जो बल्दियाती इंतखाबात है इसने कराची वालों को घुमा के रख दिया। बहुत दफ़ा तारीख बदली है भाई, बहुत ही दफ़ा तारीख बदली है। कभी कोई बहाना होता था, कभी कोई। शुक्र ये है कि एट दी एंड इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उस पर अब सबको तसल्ली हो गई होगी। अच्छा जी, जरा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिज्म तेजी से मकबूल हो रही है। कोरोना के बायस महदूद होने वाली सयाहत पाकिस्तान में पहले से भी ज्यादा अब फैलने फूलने लगी है और गुज़श्ता साल 19 लाख मुसाफिर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए और 50 लाख मकामी लोगों ने भी सयाहती मकामात का दौरा किया। MD PTDC का मजीद क्या कहना है इस बारे में, ये आपको आगे चलकर हम बताएंगे। बिकॉज हमने देखा था कि कोविड की वजह से
से हमारा टूरिज्म बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। लोगों ने पाकिस्तान का रुख करना पाकिस्तान का क्या, पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग बंद हो गई थी एक तरह से। जहाँ पर भी आप जा रहे थे आपको क्वारंटीन कर दिया जाता था, इसलिए लोग कहते थे कि आप घरों में ही रहें। लेकिन अब ये जो टूरिज़्म का एक नया सिलसिला, एक नया जो दौर शुरू हुआ है, और स्पेशली पाकिस्तान आपको पता है वैसे ही सयाहत के हवाले से बड़ा मशहूर है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में तो हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि बजाय इसके कि आप बाहर के ममालिक घूमने जाएं, आप पाकिस्तान को डिस्कवर करें। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, क्या कुछ नहीं है हमारे मुल्क में। हर तरह का मौसम है, हर तरह का फल है, हर तरह की रिवायत है, हर तरह की सकाफत है। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएं, ना सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ की मैं बात कर रही हूँ, आप पंजाब आएँ, सिंध आएँ, बलूचिस्तान जाएँ, कहीं पर भी आप चले जाएँ, आपको एक अलग रंग मिलता है, एक अलग अपनाइत मिलती है। और फिर क्या कहना है हमारे लोगों का, इतना ज़बरदस्त तरीके से वो वेलकम करते हैं। जब उन्हें पता चले ना कि आप टूरिस्ट हैं, तो वो आपकी खिदमत में दिलो जान से आपकी खिदमत करते हैं। अपना पूरे घर का, एक कहते हैं ना, वो घर में चाहे रोटी है, चाहे घर में बिरयानी है, चाहे घर में दाल है, वो आपके सामने ला के रख देते हैं। तो इतने तो वेलकमिंग होते हैं पाकिस्तानी। चलें जी, तो अब आपने ये करना है, प्लान भी करना है। जब मैं ये स्टोरी डिटेल में आपको बताऊंगी, इसके बाद प्लान कीजिएगा कि इस वीकेंड पे आप कहाँ जा रहे हैं। जरा क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त दी है। 256 रन का हदफ 11 गेंदों पहले उबूर कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 77 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 66 और फखर जमान ने 56 रन की इनिंग्स खेली। तो आज हम क्रिकेट पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम सबको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है भाई कि हमारे जो सितारे हैं, ऐसे इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा ना कि हमें हमेशा ये रहता है कि जी वर्गोस का जो स्टार है वो क्या कह रहा है, सेजिटेरियस का, कैप्रिकॉर्न का, कैंसेरियन जो है उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो किस्मत के सितारे, ये जो 12 हाउस ऑफ स्टार है, ये क्या कहते हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ आप अगर कुछ परचेज करना चाह रहे हैं, कुछ सेल आउट करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी फैसला लेना चाह रहे हैं शादी के हवाले से, अगर आप जो है वो चाहते हैं जी कि इस महीने में आगाज़ है ना साल का, तो अक्सर लोग कहते हैं जी साल के आगाज़ में शादी प्लान करनी है हमने। बहुत सारे लोगों ने गोल्स सेट किए होते हैं कि जी गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो जो ये 12 हाउस ऑफ स्टार है, ये आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी किस्मत के बारे में क्या कहते हैं। माहिर इल्मे नुजूम अजीम जाफरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनसे जानेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन जिस चीज़ की बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि कोविड के बायस महदूद होने वाली सयाहत पाकिस्तान में पहले से भी ज़्यादा फलने फूलने लगी है, पहले से भी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। गुज़श्ता साल एक रेशो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गुज़श्ता साल 19 लाख सयाह बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए थे। पहली मरतबा 100 आलमी कोहपेमा भी पाकिस्तान पहुँचे, जबकि मजहबी जो सयाहत के वीज़ों की तादाद दुगनी हो गई है। और समा के नुमाइंदे खुसूसी टिका खान सानी से गुफ्तगू में MDPTDC का मज़ीद क्या कहना था वो आपको दिखाते हैं, वो आपको बताते हैं, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान सयाहत के लिहाज से कितना खूबसूरत और महफूज मुल्क है। तो जी ज़रा दिखाएं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद MDPTDC आफ्ताबुर रहमान राना। MD साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में यानी कोविड से पहले या फिर 2020-21 में जो सियाहत कम हुई थी, अब 2022 में क्या सियाहत बढ़ी है? 2019 में 30 लाख के करीब इंटरनेशनल अराइवल सालाना पाकिस्तान में हो रहे थे और कोविड की वजह से वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन होकर तकरीबन 1 लाख के ऊपर चला गया। अब ये है कि दोबारा से वो आहिस्ता आहिस्ता पिक हो गया है और इस साल के जो फिगर हैं इंटरनेशनल अराइवल के पाकिस्तान में तकरीबन 1.9 मिलियन के करीब इंटरनेशनल अराइवल्स हुए हैं। इस साल का अंदाज़ा है 2022 में लगभग 5 मिलियन के आसपास जो टूरिस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को सैर व सियाहत के हवाले से विज़िट किया। दुनिया यहाँ से जा रही है या पाकिस्तान वापस आ रही है? इस साल भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी घूमने फिरने के लिए पाकिस्तान आए, पैकेज टूर बुक करके आए। गवर्नमेंट को स्कर्दू जैसे स्टेशन के लिए जहाँ पे कभी एक ही जहाज़ रोज़ाना जाता था, वहाँ पे 6-6 फ़्लाइट्स भी लैंड होते देखी हैं। कराची, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद नए स्टेशन से फ़्लाइट्स मुतारफ़ कराई गई हैं। गिलगित को लाहौर से जोड़ा गया है। इस साल 4 नई एयरलाइंस को छोटे जहाज़ों के साथ चार्टर्ड ऑपरेशन की इजाज़त दी गई है। तो एडवेंचर टूरिज़म भी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान में भी बूम की तरफ जा रहा है। अभी हाल ही में हमने लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में पार्टिसिपेट किया है। अभी एक डेलीगेशन हमारा न्यूयॉर्क जाएगा जो वहाँ पे टूरिज़म को प्रमोट करेगा। उसके बाद जर्मनी में एक बड़ा फेयर हो रहा है, चाइना में है, इसके बाद मिडल ईस्ट मार्केट में है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि हमारा इंटरनेशनल अराइवल जो है वो 2023 के अंदर इंशाल्लाह
3 से 4 गुना बढ़ेगा, और जिससे फ़ॉरेन टूरिज़्म पाकिस्तान में आने से जो हमारी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है एक फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में, वो काफ़ी हेल्दी हो जाएगी। कोपे माह कितने पाकिस्तान इस साल आए हैं? ये पहला साल था जब K2 के पहाड़ के ऊपर 100 से भी ज़्यादा लोगों ने क्लाइम किया। इसका मतलब ये है कि माउंटेनियर्स का जो इत्मीनान था वो दोबारा बहाल हुआ है, जो इंटरनेशनल ट्रैकर्स थे वो दोबारा पाकिस्तान आना शुरू हो गए। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उसकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के क्या मेजर्स किए गए हैं? पाकिस्तान का जो सियाहती माहौल है वो बड़ा एक पीसफुल इन्वायरमेंट है। एक इंटरनल एक सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान में, बहुत अच्छी है। इतने सालों में आपने देखा पाकिस्तान में एक भी आपको ऐसा वाक़या नज़र नहीं आएगा जहाँ पे टूरिस्ट को कोई अटैक किया गया हो। जो हमारे शुमाली इलाका जात में जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, तो वहाँ के लोग अपनी जान पे खेल के भी अपने मेहमानों की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान में मुनफरिद क्या है सियाहों के लिए? दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान एक बहुत ही यूनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लंबे तरीन ग्लेशियर्स पोलर रीजन के बाद हैं तो वो पाकिस्तान में है, और इंसानी तारीख़ तकरीबन 9000 साल की जो मेहरगढ़ से शुरू होती है, मोहनजोदड़ो से होते हुए, गंधारा से होते हुए इस्लामी दौर में दाखिल होती है। 74 से ज़्यादा तो ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो जो एक मुल्क के अंदर ही आपको सफ़र करते हुए एक बहुत शानदार किस्म की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ये दुनिया में और कहीं नहीं है। हर 50 से 60 किलोमीटर बाद आपका कल्चरल लैंडस्केप बदल जाता है। वहाँ की खुराक, वहाँ के खाने, रहन सहन, लोगों की बूदोबाश, उनका सकाफ़त, उनका म्यूज़िक, तो एक रिच डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, ये दुनिया में बहुत कम मुल्कों में पाई जाती है। पाकिस्तान में हर साल कितना रेवेन्यू टूरिज़्म की सूरत में आता है, मुकामी टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट दोनों? तकरीबन $1 बिलियन के करीब टूरिज़्म से कमा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि अगले 2 से 3 सालों में वो $2 से $3 बिलियन तक पहुँचे। जो सिख हेरिटेज की हमारे यहाँ साइट्स हैं उस पर भी अभी देखने में आया कि काफ़ी सारे ग्रुप्स अभी फ़ॉरेन जो हमारे वेस्टर्न मार्केट है, ख़ास तौर पे यूके है, यूरोप है, कनाडा है, अमेरिका है, वहाँ से आना शुरू हो गए हैं। और अभी हाल ही में इंडिया से भी एक भी डेलीगेशंस आए हुए हैं। इवन हिंदू यात्री भी पाकिस्तान आए हैं अभी कटास में अपनी मुक़द्दस तकरीबात में शामिल होने के लिए। तो ये जो सेगमेंट्स हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। पाकिस्तान में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आने वाले लोग हैं उनकी तकरीबन 50% तादाद बढ़ी है। पहले अगर वो 30 से 32 हज़ार के करीब आ रहे थे तो अभी को 50 और 60 की रेंज में वो आ गया है। चाइना से बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के सियाहती मकामात पे जाएंगे, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उनके आने से पैदा होगी। APK के अंदर अभी 4 नए टूरिज़म इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं, बल्कि उनमें से एक को तो लॉन्च भी कर दिया गया है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट अपनी जो कोस्टल बेल्ट है 750 किलोमीटर की, उसका पूरा एक सियाहती टूरिज़म का एक पूरा मास्टर प्लान डेवलप कर रही है जो अगले 3 से 4 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। पंजाब की जो हुकूमत है वो भी पंजाब के वो इलाके जो पहले टूरिज़म के लिहाज से डेवलप नहीं थे उनके मास्टर प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, और वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होने जा रहा है। सिंध की गवर्नमेंट जो है वो थरपारकर के एरिया पे काम कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इको टूरिज़म के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, एडवेंचर टूरिज़म को प्रमोट करने के ऊपर काम हो रहा है। कश्मीर में एक पूरा नया कॉरिडोर का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से हट के है, उसको एक सियाहती कॉरिडोर बनाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही रहनुमाई की। यकीनन जो पाकिस्तान के बारे में एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है कि यहाँ पे जो है टूरिज़्म कम हो रही है, बल्कि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान में सियाहत में इजाफा हो रहा है, चाहे इंटरनेशनल सियाहत हो या फिर मुकामी सियाहत हो। पाकिस्तान में बेतदरीज इजाफा होता जा रहा है और उसकी यकीनन मुल्क की इकॉनमी में भी मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। तो आप देखें कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो गुफ्तगू है, वो हक़ाइक़ सामने लेकर आती है कि किस तरह टूरिज़म पाकिस्तान में आगे बढ़ रही है। ये तासुर देना कि टूरिज़म पाकिस्तान में कम हो रही है बिल्कुल गलत है। अगेन वही बात है, हमारा मुल्क तो प्यारा इतना है कि कोई भी गूगल पे भी सर्च करे ना कि कश्मीर कैसा है, गिलगित बल्तिस्तान कैसा है, स्वात कैसा है, मालम जब्बा कैसा है, तो फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन इस अट्रैक्शन के अलावा कुछ मसले मसाइल भी है हमारे मुल्क में। जैसे आजकल हर जगह एक ही आवाज़ लगती दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, जी सस्ते में आटा मिल रहा है,
फ़ौरन से लाइनें लग जाती हैं। लेकिन इन लाइनों में लग के कल हमने देखा कि एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। 6 बच्चों का बाप था वो शख्स, सस्ते आटे के हुसूल के लिए लेन में लगा हुआ था, मारा पीटी हुई, झगड़ा हुआ और उस शख्स की जान चली गई। कोयटा में आटे का मसला इंतहाई संगीन हो गया। ना सिर्फ कोयटा बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आटे का मसला संगीन होता जा रहा है। आटा नहीं मिल रहा। लाहौर की सूरत हाल, पेशावर की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे कोयटा का, जहाँ से हमारे जो नुमाइंदे हैं मुजीबुल्लाह वो हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त जो कीमत है आटे की वो क्या चल रही है। मुझे प्लीज़ बताएगा इस वक्त कोयटा में क्या सूरत हाल है, क्या कीमत चल रही है आटे के थैले की? जी बिल्कुल, कोयटा में आटे का हुसूल एक काफ़ी मुश्किल मरहला है आवाम के लिए। काफ़ी संगीन सूरत हाल हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी की सूरत हाल है, अफरा तफरी है, आटे का हुसूल है और शहरी मायूस घरों को लौटते हैं। जो 20 किलो का जो आटे का थैला है वो आज कोयटा में 2800 रुपये तक जा पहुंचा, जो कि इससे कबल 1900 में फ़रोख्त हो रहा था। सस्ते आटे का की जहाँ तक बात है तो शहरी, ये जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की एक कसीर तादाद इस वक्त मौजूद हैं, ना तीन बल्कि बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे तमाम के तमाम अपने घरों से निकलकर इस खून जमा देने वाली शदीद सर्दी में इस खुले आसमान तले यहाँ पर मुंतज़िर हैं आटे के हुसूल के लिए। याद रहे ये वो अफराद हैं जो गुज़श्ता रोज़ भी आए थे, इसी मकाम पर आए थे। 7 बजे से उनका एहतजाज शुरू हुआ, इसी रोड को बंद किया। उसके बाद इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई, नहीं मिला। उसके बाद फिर इन्होंने 12 बजे के करीब फिर शाहरा बंद की। फिर इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई कि आटा मिल जाएगा, लेकिन आज वो 12 बजे और वो 7 बजे भी गुजर चुके हैं। एक बार फिर से ये लोग पहुंच गए, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद इनको सस्ता आटा ना मिल सका। जो शहरी हैं वो काफी परेशानी के हालत में मुब्तला हैं। ठीक है, मुझे आपके पास मैं दोबारा आती हूँ क्योंकि ये इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है। खवातीन किस तरह खुले आसमान तले बैठी हैं और ये किसी और चीज़ के हुसूल के लिए नहीं है, ये उस चीज़ के हुसूल के लिए बैठी हैं जिसका वादा किया जाता है, 2 वक्त की रोटी का कहा जाता है। सस्ते आटे के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन वो सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है? कहीं पे नहीं मिल रहा। पेशावर की का रुख करते हैं, वहाँ की सूरत हाल जानते हैं कि आटे और गंदम की क्या सूरत हाल है। जी बताएगा इस वक्त अब्दुर्रहमान, क्या सूरत हाल है आटे की और गंदम की? आटा सबसे पहले मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि जाहिर है आवाम का मेन कंसर्न ही आटा है कि आटे का थैला मिल जाए, भले से 1 किलो मिल जाए, लेकिन मिल जरूर जाए। मिल रहा है आसानी से या आवाम को लाइनों में लगना पड़ रहा है वहाँ पे भी? जी बिल्कुल, जहाँ तक आटे की बात है, बलूचिस्तान की जैसी सूरत हाल तो नहीं, लेकिन जो पंजाब से आटे की जो सप्लाई बंद हो जाती है तो यहाँ पर बहरान पैदा होता है और ख़ुसूसन जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। 1 महीने में पहले जो 2200 रुपये 20 किलो के तेले की कीमत थी वो इस वक्त जो है मार्केट में 3000 से लेकर 3300 तक मुख्तलिफ मकामात में बिक रही है। जहाँ तक आपने सस्ते आटे की बात की जो कि सरकारी गंदम से मिलती है वो तकरीबन 1295 रुपये यानी 1300 रुपये पे मिल रहा है, लेकिन वो लोग ज़्यादा हैं और तादाद कम है, वो सिर्फ 30% आवाम की ज़रूरियात पूरी करते हैं। यहाँ हमारे साथ आटा डीलर मौजूद है सदाकत, जो कि पंजाब से मंगवाते हैं और ओपन जो है वो मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। जी सदाकत साहब, ये बताएं कि पंजाब से क्या सूरत हाल है और इस वक्त क्या फ्लक्चुएशन है आटे की कीमतों की? जी बिल्कुल, पंजाब से तो मुकम्मल आटा बंद है, उसकी सप्लाई अटक चेक पोस्ट पे वो आटा नहीं आने देते। और जैसा कि सरकारी आटा जो कि मकामी मार्केट को मिल रहा है वो तो आटे में नमक के बराबर है। यहाँ पर लोग पूरा दिन इंतज़ार करते हैं और उनको सरकारी आटा नहीं मिल रहा था। अगर यही सूरत हाल रही और आटे की सप्लाई यकीनी नहीं बनाई हुकूमत पंजाब ने, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में तकरीबन ये 3500 रेट क्रॉस कर लेगा। जी, ये तो आटे की सूरत हाल थी, लेकिन दूसरी जानिब जो फ्लोर मिल मालिकान है उनका ये डिमांड है कि जो 5000 मेट्रिक टन रोज़ाना की बुनियाद पर उनको गंदम दी जा रही है वो बढ़ाकर 15,000 मेट्रिक टन की जाए। और इस हवाले से जो है उन्होंने अखबारात में इश्तिहारात भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी जा रहा है। उनका कहना है कि अगर पंजाब से गंदम और आटे की सप्लाई बहाल ना हुई और उनको कोटा बहाल ना हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल जो है ना वर्स्ट तरीन शक्ल इख्तियार कर सकती है, मजीद संगीन हो जाएगी ना। हमें वहाँ पर भी फिर अवाम उसी तरह से लड़ते झगड़ते मरते नजर आएंगे जिस तरह से हमने देखा है कि कोयटा में सूरत हाल है। अच्छा, अब जरा लाहौर का रुख कर लेते हैं। उस्मान अलीम ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान,
लाहौर पंजाब का हम कहते हैं जी मेन गढ़ है, यहाँ पर तो आटे की किल्लत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं जी पंजाब से सप्लाई बंद है, इस वजह से पेशावर में जो है आटे की किल्लत हो रही है। लेकिन लाहौर में क्या हो रहा है, मैं तो खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लाइनें हैं, दीगर जो बड़े स्टोर्स हैं उनके बाहर लाइनें लगी होती है, अवाम आटे के हुसूल के लिए लाइनों में पता नहीं कब से लगे होते हैं। यहाँ पर क्या कर रही है हुकूमत पंजाब? ये तो वो हुकूमत है जो कि बड़े दावे कर रही थी सस्ती रोटी के, सस्ती रोटी नहीं है तो अवाम मर जाएगी ना यकीनन। जी बिल्कुल, इस हुकूमत में जो अवाम है, गरीब अवाम है, उसके लिए 2 वक्त का नवाला खाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो गुज़िश्ता 1 माह के दौरान फ़ी किलो आटे पर 50 रुपये जो है वो इजाफा देखने में नज़र आया। जो चक्की का आटा है वो 1 माह पहले 110 रुपये का था, जो कि इस वक्त 160 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। जबकि इसी तरह अगर सरकारी आटे की बात की जाए, जिसका रेट तो मुतय्यन कर दिया गया है, लेकिन वो उसकी अवेलेबिलिटी लाहौर में कहीं नहीं है। आप सुपर स्टोर्स पर चले जाएँ, उसके अलावा आम दुकानों पर चले जाएँ, बाजार में चले जाएँ, मंडियों में चले जाएँ, सस्ता आटा जो है वो गायब दिखाई देता है। सस्ते आटे का 10 किलो का थैला जो है उसकी 650 रुपये, जबकि 20 किलो वाले थैले की 1300 रुपये कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है। लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी लाहौर में कहीं पर दिखाई नहीं देती। इसके साथ ही साथ अगर फ्लोर मिल्स का आम आटा, जिसको फाइन आटा कहा जाता है, उसकी बात की जाए तो वो 15 किलो वाला थैला जो है वो 2150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो आटे की सूरत हाल है वो यहाँ पर काफ़ी ख़राब है। आप यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर चले जाएँ, वहाँ पर भी लंबी कतारें नज़र आती हैं। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी ट्रकिंग पॉइंट जो हैं वो कायम किए गए हैं, लेकिन अब भी यहाँ पर ट्रक जो है वो आटे का नहीं पहुँचा। कल के औकात में यहाँ पर आटे का ट्रक खड़ा था, जहाँ पर लंबी कतारें थी, लेकिन आज जो है 10 बजने के करीब हैं, लेकिन यहाँ पर ताहाल आटे का ट्रक जो है वो नहीं पहुँचाया गया, जिसकी वजह से शहरी हैं वो काफ़ी मायूस हैं, क्योंकि आटे की कितनी सर्दी है, उस सर्दी में खवातीन हो, बच्चे हो, मर्द हजरात हो, कोई काम नहीं, उन्होंने आटा लेना और आटे की लाइनों में वो हमें नजर आ रहे हैं। उस्मान साथ रहेगा, जरा कोयटा का रुख करता है। एक मनाजिर में चाह रही हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि लोग किस तरह से अपनी जानों को खतरे में डाल के ना आटे का हुसूल जो है वो मुमकिन बना रहे। तो भाई जरा ये देखें, ये हम मनाजिर पे दिखा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे किस तरह से लोग जो हैं वो अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। उनको नहीं परवाह कि उनकी जान चली जाएगी तो पीछे घर वालों का क्या होगा, और ये बेचारे पैसे हाथों में लेके खड़े हुए हैं। ये मुफ्त आटा नहीं मांग रहे हैं जो लोग इस वक्त के मनाजिर। ये देखें किस तरह से बेचारा बाइक चला रहा है, पैसे दे रहा है और आटा मांग रहा है, लेकिन पैसे दे के भी आटा मिलना कितना मुश्किल है। क्या बेहिसी की इंतहा है हुक्मरानों की कि किस तरह से वो बेहिस हो चुके हैं। मुजीब, ये जो हम मनाजिर दिखा रहे हैं, ये मनाजिर साफ ये जाहिर कर रहे हैं कि अवाम कितनी परेशान है। आपने जो बताया कि खवातीन जो हैं वो बैठी हुई हैं, लाइनें लगा के बैठी हुई हैं, खवातीन कब से बैठी हुई हैं, और यकीनन सर्दी तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, बच्चे भी उनके साथ होंगे। जी मुझे मनफी दर्जा हरारत के बावजूद भी ये ख़वातीन और ये मर्द हज़रात बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आपने यहाँ पे बात की कि लोग जान पर खेल कर आटा का वसूल कर रहे हैं। कल यहाँ पे जब एहतजाज हुआ तो लोगों का ये कहना था, जिनसे हमने बात की, वो कह रहे थे कि हम रास्ता नहीं खोलेंगे, भले गाड़ियाँ हमारे ऊपर चढ़ा दो, भूख से तो वैसे ही मर रहे हैं, तो चलो ऐसे मर जाते हैं। क्योंकि जब आटा नहीं होगा तो ज़ाहिर है जो ज़िंदगी है वो तो मफलूज हो जाएगी। जो लोग हैं जिनसे हमने बात की, उनका ये कहना था कि हम जो सूखा रोटी है जो हम उसको फेंक देते हैं, वो जो है वो लोग खाने पर मौजूद है। ये एक अहम बात, आटे का ट्रक पहुंच गया है, लेकिन इस वक्त जो लोग हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ एक ट्रक है, इसमें बहुत कम आटा हमें नज़र आ रहा है। ज़रा मैं एक बार वही से कहूँगा कि वो ज़रा आवाम का जमे गफीर दिखाएं। उस तरफ देखें जो लोग हैं वो कितनी कसीर तादाद में मौजूद हैं, और इस जानिब देखें जो रश है आवाम का, एक लंबी लंबी कतारें हैं और सिर्फ एक ट्रक यहाँ पर पहुँच चुका है। जो आवाम है डिसिप्लिन का भी यहाँ पर देख रहे हैं कि मुजाहरा कर रहे हैं, ताहम एक ट्रक तो नाकाफ़ी है, वो भी हम देख रहे हैं कि आगे जाकर शायद वो खड़ा हो रहा है या फिर यहाँ से चला जाएगा। ताहम ये ट्रकिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर फूड है उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे 7 से 8 ट्रक्स होंगे, और ना सिर्फ ये पॉइंट बल्कि इस तरह के बहुत सारे ट्रकिंग पॉइंट्स बनाए गए थे। अब जो वो ट्रकिंग पॉइंट्स के जो वादे थे वो सिर्फ किताबों की हद तक, वो जो एक
ट्रक हमें नजर आया, उसमें भी हार्डली कोई 200 या 150 थैले होंगे और आवाम यहाँ पर कोई 500 से ज्यादा या 600 के करीब आवाम मौजूद है, जो कि अगर एक एक थैला भी उनको मिले तो जाहिर है इनकी तादाद तो ज्यादा है और आटा कम है, तब अब लड़ाई झगड़े होंगे, अब मसाइल जन्म लेंगे। अब जाहिर है जो लोग जो नौजवान है वो तो अपना आटा ले लेंगे, जो लेकिन खवातीन है और बुजुर्ग हैं वो तो जाहिर है इतनी कुव्वत नहीं रखते, इतनी ताकत नहीं रखते, वो रह जाएंगे और वो एक बार फिर से मायूस घरों को लौटने पर मजबूर। मुझे हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम जो है इस मामले को जितना डिग आउट कर सकते हैं, आवाम के सामने लेके आ सकते हैं उतना लेकर आए, लेकिन हमारी ये भी कोशिश है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो वो हुक्मरान जो कि बेहिस्सी का मुजाहरा करें, जिन्हें नहीं मालूम कि लोग अपनी जानों की बाजी लगा रहे हैं सिर्फ आटे के थैले के लिए, काश वो जाग जाएं, आवाम की मुश्किलात हल कर दें। बेहद शुक्रिया, मेरे तीनों नुमाइंदगान में सब मौजूद थे, डिफरेंट सिटीज कर रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ा ही संगीन मसला है, आटा कहीं नहीं मिल रहा, ना लाहौर, ना पेशावर, ना कोयटा, ना ही कराची। हर कोई लाइनों में लगता हुआ हमें नजर आ रहा है। कह रहे हैं जी पैसे ले लें लेकिन आटा दे दें, मगर पैसों के बावजूद, पैसे देने के बावजूद आटा नहीं मिल रहा। कहाँ है आटा? पंजाब की जानिब से सप्लाई क्यों बंद की जा रही है? पंजाब तो खुद वो जो है सूबा है जहाँ पर आटा होना चाहिए, जाहिर सी बात हम सब जानते हैं, एग्रीकल्चर हमारा ये सूबा है, लेकिन यहाँ पर भी आटा नहीं है। इसी पर बात करने के लिए साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन बदरुद्दीन काकर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आवाम के लिए अच्छी मॉर्निंग नहीं है, आटा नहीं मिल रहा। सर कहाँ से मिलेगा ये आटा? समा टीवी के इस काविश का कि पाकिस्तान में इस टाइम जो ये मसला है आटे की फराहमी का, जो एक संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है, इस पर एक जामे प्रोग्राम करने का, इस पे आला सतह की मीटिंग्स हो रही हैं। पंजाब के हुकाम भी इसमें शरीक, बलूचिस्तान की भी, और तमाम वज़रा भी सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि इस पे मसले से निकला कैसे जा सके। अगर इसके हम पीछे हिस्ट्री पे जाते हैं तो हिस्ट्री में अब देखते हैं खरीदारी के टाइम हमने खरीदारी कितनी की, लोगों के पास जो ओपन स्टॉक्स होना चाहिए था, गवर्नमेंट ने पंजाब में शुरू में सारी खरीदारी अपने पास करने की कोशिश की, ओपन स्टॉक्स में कुछ गंदम नहीं था। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान में जिन्होंने मुतलका गंदम गवर्नमेंट ने टारगेट रखने थे वो नहीं खरीद सके, उसके बाद बारिशें और ये सैलाबों की वजह से वो हमारे जो टारगेट थे वो मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा चूंकि दूसरे सूबों से खरीदता है, पंजाब से या पास्को से, वो वहाँ पर जो उनकी मुतलका मिकदार थी, हासिल बहस ये है कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की रिलीजेज है वो कम है, उसको बढ़ाने की फैसला हुआ है। इससे खैबर पख्तूनख्वा में 5000 टन डेली तकरीबन रिलीजेस कर रहे थे, अब फैसला हुआ है कि इसको तकरीबन 5000 से बढ़ा के 8-9 हजार टन पे लेके जाए। पंजाब में जो 2,21,000 टन डेली का जो रिलीज था उसको आज से 26,000 टन पे लेके जा रहे हैं। सिंध का जो 8,000 टन का जो रिलीज है उसको कोशिश की जा रही है कि 11,000 टन पे लेके जाए। इसी तरह की बलूचिस्तान की बात हम करें, बलूचिस्तान में चूंकि सरकारी गोदामों में एक बोरी गंदम भी मौजूद नहीं थी, कल वो परसों से कुछ गंदम आई है, कोई 6 से 7 हजार बोरियां 100 kg की पहुंची है। तो उसके लिए जो इससे पहले आपके नुमाइंदा बता रहे थे वो ट्रकिंग पॉइंट्स पे इस पे फैसला किया गया है। इंशाल्लाह करीब इसको मुकम्मल तौर पर जैसे गंदम पहुंचती जाएगी, इसको सिलसिले को बढ़ाते हुए कोयटा शहर के अंदर ही कोई 25 से 30 ट्रकिंग पॉइंट जो है वो मुसलसल काम शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बलूचिस्तान को इस टाइम 2 लाख बोरी की 100 kg की जो तसली दी गई है बिल्कुल नाकाफी है। इस मिकदार को वफाक और पंजाब ने मिलकर के इसको कोई 7 से 8 लाख बोरियों पे ले जाना होगा। 7 से 8 लाख बोरियों के जब मुसलसल सप्लाई चलती रहेगी तो ये 2 महीने नए फसल के आने तक इंशाल्लाह लोगों को एक ईज महसूस होगा, उनको लिए आसानी होगी। लाइनों में इतने बड़े जो लाइन लगेंगे, लोग एक दूसरे को धक्कम पेल होगी, जहां पर बूढ़े और ज़ईफ और औरतें और बच्चे जो मुतासिर हो रहे हैं, इंशाल्लाह ये सिलसिला रुक जाएगा। और पूरे मुल्क में जो ज़ख़ीरानदोज़ हैं जिनके पास गंदम उन्होंने अगर अपने पास रखी है इस सोच के साथ कि शायद महंगी हो जाए, कल से परसों से जब ये एफर्ट शुरू हुए हैं तो मार्केट क्रैश कर चुका है, कोई 750 रुपए फी मन जो है मार्केट नीचे आया है, जो कि खुशाइन बात है। अगर हमारी सप्लाई इसी तरह चलती रही तो उम्मीद है पूरे पाकिस्तान में लोग सुख का सांस लेना शुरू कर लें।
सही, ठीक। अल्लाह करे सर, जैसे आप बात करें ना ऐसा ही और हमें हमारी आवाम इस तरह से लाइनों में नजर ना आए। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये थी आटे की सूरत हाल मुल्क भर में और किस तरह से आवाम जो है वो परेशान नज़र आ रही है। अब ज़रा मौसम की सूरत हाल जानेंगे। मौसम ने भी जो है आवाम को परेशान किया है, क्योंकि कुछ लोग बर्फ़बारी का वेट कर रहे हैं, बर्फ़बारी नहीं हो रही। कुछ लोग कह रहे हैं जी बर्फ़बारी हो रही है तो वो थम जाए। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में कहीं बर्फ़बारी तो कहीं बारिश की पेशगोई की गई है। बादल कब बरसेंगे, बर्फ़बारी कब होगी, ये जानते हैं समा के नुमाइंदा फरा रब्बानी से। फरा बताएगा क्या सिचुएशन है वेदर की। बिल्कुल महक, जो मौसम का इंतजार करें कि बारिश हो, बर्फबारी हो, तो उनके लिए महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है कि 11 से 13 जनवरी के दौरान बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। साथ ही साथ ये कहा गया कि मरी और गलियात और दीगर इलाकों में बर्फबारी तो होगी, लेकिन लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि एहतियात की जाए। अदरवाइज मौसम की अगर बात की जाए तो बारिश का सिलसिला पूरे मुल्क में ही जारी रहेगा। मौसम जिससे मजीद सर्द हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। इसी वजह से कहा गया है कि एहतियात की जाए और खासकर जो मरी और गलियात में बर्फबारी देखना जाना चाहते हैं वो तो ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि वहां पर बर्फबारी की शिद्दत ज्यादा हो सकती है। तो हो सकता है रास्ते बंद हो जाएं, गाड़ियों को मुश्किलात हो जाए। तो महकमा मौसमियात की जानिब से और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो ऐसे सूरत हाल से निमटने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लें। सही है, ठीक है फरा, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी गुफ्तगू करने के हवाले से। और बड़ा ज़रूरी है कि जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि आपने कहीं पर भी ट्रैवल करना है, वो भले से नॉर्दर्न एरियाज़ हो, वो भले से सिंध हो, पंजाब हो, पहले ज़रा ना वेदर चेक किया करें कि जी वेदर क्या है, उस लिहाज से आप कपड़े रखें, उस हिसाब से आप तैयारी करें। क्योंकि अब जैसे मैं लाहौर में थी तो मैं ये सोची थी कि नहीं जी कराची में ना मौसम बड़ा ही नॉर्मल सा होगा, लेकिन कराची में भी सर्दी आ गई है। कराची समेत हम देख रहे हैं कराची तक कश्मीर हर तरफ सर्दी की एक लहर है और ये जो स्पेशली पंजाब को इस सर्दी ने बड़ा मुतासर किया है जी। और लाहौर सर फहरिस्त है, लाहौर में बारिश नहीं हो रही और बहुत सारी बीमारियां, हमारे बड़ों का ये कॉन्सेप्ट है जी, बड़ी बीमारियां जो है ना वो जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ना खांसी जाएगी, ना नज़ला जाएगा, ना ही जुकाम जाएगा। तो हम तो लाहौर में बैठ के बारिश की दुआ करें। फॉग और स्मॉग ने लाहौर वालों का बुरा हाल कर दिया। अच्छा, इसमें आपने सफ़र के हवाले से बड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि मोटरवे M1 M2 जो है वो डिफरेंट जगहों पर जो है वो बंद कर दी जाती है और एक आपको जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा जाता है कि जी बिला ज़रूरत ट्रैवल ना करें। और अगर आप बिला ज़रूरत ट्रैवल कर रहे हैं या आपको लगता है कि जी ट्रैवल करना ज़रूरी है तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो आप ज़रूर करें। और जब हम बात करते हैं स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो उसमें हमने ये देखा कि जी नॉर्दर्न एरियाज़ के जो मामलात हैं, आजकल लैंड स्लाइडिंग हो रही है। वो आपको लास्ट ईयर जो है कश्मीर वाला मरी वाला मामला याद होगा कि किस तरह से लोगों की जान गई थी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आप कहीं ट्रैवल करें तो ज़रा वेदर अपडेट लिया करें। अब ज़रा कराची का रुख करते हैं, जहाँ पर है जी बल्दियाती इलेक्शन। कराची और हैदराबाद दोनों जगहों पर बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही थी और ठट्टा के हवाले से भी मैं आपको ये अपडेट करूँ कि बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुना दिया है। बहुत सारी तारीखें तब्दील होने के बाद आखिरकार ये फैसला सामने आया है। MQM की नई इंतखाबी फहरिस्तों पर इलेक्शन कराने की जो इस्तदा है उसे कल मुस्तरद कर दिया गया। कराची और हैदराबाद में पोलिंग के दिन फौज और रेंजर्स तैनात करने का हुक्म भी दे दिया गया है। MQM ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत समेत तमाम दरवाजे खटखटाने का ऐलान कर दिया। अब इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदे खुसूसी इरफानुल हक ने। इरफान, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक के बाद एक तारीख दी जाती है और फिर कह दिया जाता है जी कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे, बट वो डेट थोड़े ही अरसे के बाद बदल दी जाती है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि जो तारीख है 15 जनवरी, इलेक्शन उसी तारीख पर होंगे। जी इरफान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी महक, प्लीज आप अगर रिपीट कर सके सवाल। अच्छा जी, मैं आपसे कह रही थी कि अवाम, कराची के अवाम को तो शुक्र अदा करना चाहिए, हैदराबाद के अवाम को, ठट्टा के अवाम को, कि हर दफ़ा वो भी बेचारे तैयारी कर लेते थे कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे लेकिन तारीख बदल दी जाती थी। अब एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 15 जनवरी को ही होंगे।
जी मैं ये बहुत अच्छी खबर है कराची वालों के लिए कि कम से कम उन्हें बल्दियाती नुमाइंदों का इंतखाब करने का मौका मिलेगा। देखिए 2015 के बाद अगर हम काउंट करें तो 7 साल का से ज़ायद का अरसा हो गया है बल्दियाती इलेक्शन को कराची में, और जो कराची के मेयर थे वसीम अख्तर की सरबराही में जो टीम काम कर रही थी कराची के लिए, उनको गए हुए भी 2 साल तकरीबन हो गए। तो ये ऐसा एक पीरियड था जब ब्यूरोक्रेट्स या जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो कराची के मामला चला रहे थे। हमने इस दौरान देखा कि बारिश हुई और दीगर प्रॉब्लम्स हुई, कराची का क्या हशर हुआ और कराची वालों ने ये महसूस किया कि हमारे जो नुमाइंदे हैं शायद वो होते मुंतखब नुमाइंदे तो ये सूरत हाल नहीं होती, वो लोगों के दरमियान रहते। बहरहाल जुलाई में इलेक्शन नहीं हो सके थे बारिश की वजह से, मुतवक्किल जो बारिश या मौसम ख़राबी की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए गए थे। फिर मुहर्रम का मौका आया था इलेक्शन की तारीख़ का, उस वक्त भी मुलतवी कर दिए गए थे। फिर सैलाब आया अगस्त में, सैलाब अगस्त सितंबर मुलतवी किए गए इलेक्शन, और 4 बार तकरीबन इलेक्शन मुलतवी किए गए तारीख़ दे के। अब की दफ़ा जो 15 जनवरी को इलेक्शन का ऐलान किया गया था, तो बज़ाहिर ये लगता है कि इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। जो इलेक्शन रोकने के लिए दरख्वास्तें MQM की जानिब से दायर की गई थी, इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो भी मुस्तरद हो गई थी, और गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट में भी MQM की एक दरख्वास्त की समाअत हुई थी। MQM की जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं उसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने जब ये इलेक्शन अनाउंस किया था अप्रैल में, तो उस वक्त उसका कोरम मुकम्मल नहीं था। तो आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन चूँकि एक बहुत बड़ा फोरम है, अथॉरिटी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का फोरम मुकम्मल होना ज़रूरी है बड़े फैसलों के लिए। और जब तक फोरम मुकम्मल ना हो तो इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट है या इलेक्शन का शेड्यूल का इजरा है वो भी गैर कानूनी है, इसलिए इस इलेक्शन को रोका जाए। और हमने कल भी देखा कि इस हवाले से एक अर्जेंट एक एप्लीकेशन MQM की जानिब से दायर की गई थी, और उनके वकील ने अदालत को बताया कि 15 जनवरी को इलेक्शन अगर हो गए तो इसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसका फोरम उस वक्त उसका कोरम उस वक्त मुकम्मल नहीं था। बहरहाल अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी थी, और अब जो है MQM है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती जो बल्दियाती इलेक्शन है। ताकि ताहम कराची में जो दीगर पार्टियाँ हमने देखा है कि उनकी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और वो तैयारी भी कर रही हैं, और तमाम जो जमातें हैं साथ रहिएगा, तैयारियाँ अरूज पर है। एक और ख़बर है मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करती हूँ। कराची के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की जो दरख्वास्तें हैं उस पर आज होनी है समाअत। इरफान इससे मुतालिक भी बताइएगा। देखिए ये 6 दरख्वास्तें MQM की जानिब से मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से दायर की गई थी। कहा गया था कि मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलें हैं टाउन्स की, डिस्ट्रिक्स की, सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है बिलखुसूस, और साउथ है, उसकी यूनियन काउंसिलों की जो हदबंदियाँ की गई हैं, हल्का बंदियाँ की गई हैं, और टाउन्स की जो हदबंदियाँ की गई हैं वो गैर कानूनी है और गैर जो मुनसिफाना है, यानी शफाफ नहीं है। उनका ये कहना है MQM के उम्मीदवारों का कि ये हदबंदियों और हल्का बंदियों के ज़रिए मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में मुख्तलिफ आबादियों को रखा गया है। कोई अब 90,000 की आबादी पर UEC बनाई गई है तो कोई 25,000 पर। इसलिए इस तरह पीपल्स पार्टी ने इन्फ्लुएंस करके ये हल्का बंदियाँ बनाई हैं ताकि वो इन हल्का बंदियों से इलेक्शन में फ़ायदा ले सकें। तो इन दरख्वास्तों की समाअत आज सुबह हुई है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने उस बेंच की सरबराही की है, और MQM के वकील ने कहा कि वो दलाइल देना चाहते हैं। अदालत ने 12 बजे तक इसके लिए समाअत मुलतवी की है और हिदायत की है तमाम वकला के वो इस पर तैयारी करके आएँ ताकि इस हवाले से आज तफसीली दलाइल अदालत सुनकर कोई फ़ैसला दे सके। इसके अलावा एक और अहम दरख्वास्त की समाअत आज हुई है। इलेक्शन शेड्यूल जो बल्दियाती इलेक्शन का जारी हुआ है उसके बाद कुछ तकरीरियाँ तबादले किए गए। 3 एडमिनिस्ट्रेटर कराची में लगाए गए, एक एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद में लगाया गया। इसके अलावा और एक कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की जो तकरीरी है उसको भी चैलेंज किया गया है, और दरख्वास्तों में कहा गया ये PTI की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई हैं और एक शहरी हैं उनकी जानिब से। उनका ये कहना है कि इलेक्शन शेड्यूल के इजरा के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी तकरीरियाँ तबादले या सरकारी अफसरान के तबादले गैर कानूनी होते हैं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है कि कल वो अपने बयान हल्फी के साथ ये रिपोर्ट पेश करें अदालत में कि इलेक्शन शेड्यूल के इजरा के बाद अगर तकरीरियाँ और तबादले हुए हैं खिलाफ ज़ाब्ता, उन्हें वापस लिया गया है तो उसकी भी रिपोर्ट पेश करें, तफसीलात बताएं कौन कौन से वो अफसरान थे जिनको वापस उनके ओहदों पर भेजा गया है, उसकी एक तफसीली रिपोर्ट अपने एफिडेविट यानी बयान हल्फी के साथ कल जमा कराएँ। इस दरख्वास्त की समाअत कल होगी। जी मैं
ठीक है इरफान, बेहद शुक्रिया आपका। वो तमाम सूरत हाल जो कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन, ना सिर्फ कराची, हैदराबाद और ठट्टा में भी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, हमने आपके सामने रखी। जब हम बात करते हैं ना बल्दियाती इलेक्शन की, तो उसका मतलब ये होता है कि आवाम के पास हक ये है कि अवाम ने अपना जो वोट कास्ट करना है वो अपने मुंतखब नुमाइंदे से बड़ी उम्मीदें लगा बैठती है। लेकिन कराची की बदकिस्मती यही रही है कि अगर कोई मुंतखब अवाम की मर्ज़ी का नुमाइंदा आ भी जाता है ना, तो काम होने नहीं दिया जाता। मैं ये काम ये नहीं कह रही कि वो काम करते नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि काम होने नहीं दिया जाता। इसके पीछे भी बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें एक बाहिम्मत खातून ज्वाइन करेंगी, उनकी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। आपकी ज़िंदगी में कभी कभी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो कि बहुत सारी मुश्किलात की वजह से होता है, लेकिन वो बहुत नई नई चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस कराता है। इसी तरह से मुश्किल हालात ने मुल्तान की बाहिम्मत माहीन को मोटरसाइकिल मैकेनिक बनने पर मजबूर कर दिया। माहीन दिन भर मोटरसाइकिलों की मरम्मत करती हमें नज़र आएंगी। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले मुकर्रम खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर माहीन हमारे साथ मौजूद होंगी, उनकी ज़िंदगी पर उनसे बात करेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ज़रा रिपोर्ट देखिए। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, ये साबित किया मुल्तान की रिहायशी माहीन ने, जिसे घर की जिम्मेदारियों ने मोटरसाइकिल मैकेनिक बना दिया। वालिद की डेथ के बाद सपोर्ट किसी की भी नहीं है, ना भाई की ना रिश्तेदारों की, तो फिर इसलिए मुझे ये चूज़ करना पड़ा। उससे पहले जॉब भी की थी और जॉब से भी फिर 2-4 माह में निकाल दिया, प्राइवेट थी। सिनफे नाजुक घंटों नफीस पैरों पर खड़ी होकर मोटरसाइकिल मुरम्मत का काम करती हैं। कामयाबी का जुनून उसे थकने नहीं देता। उस्ताद भी उनके काम से खुश हैं। जैसे जैसे इनको काम मैंने समझाया है और ये करती गई हैं, माशाल्लाह मेरे पीछे दुकान को भी चलाती हैं, मैं नहीं हूँ तो काम भी ये करती हैं। हालात की सख्तियों ने सजने संवरने के ख्वाबों को चकनाचूर किया। पेट की भूख ने मेहंदी लगाने और चूड़ियाँ पहनने वाले हाथों को उजार उठाने पर मजबूर किया। मोटरसाइकिल चलाने से लेकर मोटरसाइकिल मैकेनिक बनने का सफर माहीन के लिए आसान नहीं था, लेकिन एक बात तो इन्होंने जरूर साबित की कि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर होती है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। माहीन ये काम तो करती हैं, यानी मोटरसाइकिल मरम्मत तो करती हैं, लेकिन इसके अलावा वो बाइक पर ही स्कूल के बच्चों को लाना ले जाना भी छोड़ती हैं। यानी अपने दिन का कोई भी घंटा वो फारिग नहीं रहती। सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं, माहीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा माहीन, मोटरसाइकिलों की मरम्मत करना, बीइंग अ खातून मैं तो सिर्फ सोच सकती हूँ कि मैं ऐसा करूँ, या कोई भी खातून सिर्फ सोच सकती है कि वो ऐसा कर सकती है। इतना मुश्किल काम है ये, क्योंकि हमेशा से हमने अपनी सोसाइटी में मर्दों को देखा है कि मोटरसाइकिलों की मरम्मत में हमें मर्द नज़र आते हैं। गाड़ियों का अगर कोई काम करवाना हो तो वर्कशॉप पर हमें जो है वो मर्द हजरात नज़र आते हैं। ये मुश्किल काम कैसे कर लेती हैं आप? मैम काम मुश्किल है, पर जब हालात ऐसे होते हैं या शौक़ जब होता है हमें, तो हम वो काम कर लेते हैं आसानी से। थोड़ी अल्लाह ताला की तरफ से हिम्मत मिलती है, मुझे मिली और मैंने इस काम को पूरा भी किया और अब मैं काम अपना सही सर अंजाम दे लेती हूँ। तो मुश्किलात बहुत आई हैं शुरुआत में, बहरहाल अब थोड़ी है। अच्छा माहीन, मुझे ये बताएं कि मोटरसाइकिलों की मरम्मत आप करती हैं, अभी मैंने अपने नाज़रीन को ये बताया कि बच्चों को स्कूल से पिक भी करती हैं आप, उन्हें ड्रॉप भी करती हैं, तो बाइक चलानी सीखी कैसे आपने? किसी ने आपको सिखाई या कभी बचपन में शौक़ था कि अच्छा मैं बाइक भी चलाऊँगी? वो कहता ना कि कभी कभी आपका जो शौक़ होता है वो आपकी कमाई का ज़रिया बन जाता है, तो ये बाइक चलानी कैसे सीखी आपने? बाइक चलाना मैंने स्टार्ट में साइकिलिंग की, उसके बाद बाइक का शौक़ था तो बाइक चलाने का, ठीक है, तो बाबा के साथ बैठ के बाइक चलाई मैंने, उन्होंने सारी मुझे सिखाई। फिर इसी शौक़ को आगे लेके जाके मुझे फिर अपने काम में लाना पड़ा, तो बच्चों को स्कूल लेके आना जाना ये सब फिर शुरू किया मैंने। अच्छा माहीन, मुझे बताएं कि आप कैसे मैनेज करती हैं जो इन बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देती हैं? तो मुझे ये बताइएगा कि ये आपके मोहल्ले के बच्चे हैं, करीबी रिश्तेदारों के बच्चे हैं, फिर मैनेज कैसे करती हैं? क्योंकि बच्चों की तो टाइमिंग 2 बजे या 12 बजे मैक्सिमम बच्चों को छुट्टी हो जाती है, तो आप शाम के वक्त शॉप पर जाती हैं और दिन में ये काम करती हैं, या फिर कुछ वक्त की छुट्टी लेकर फिर बच्चों को ड्रॉप करती हैं, उन्हें पिक करती हैं? किस तरह मैनेज करती हैं?
मैम सुबह उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ के तो 10-11 बजे मैं शॉप पे आ जाती हूँ। उसके बाद जब उनको बच्चों को छुट्टी होती है, बच्चों को छुट्टी 1:30 बजे होती है, तो यहाँ से मैं 1-1:15 यहाँ से उस्ताद जी से छुट्टी लेके फिर मैं बच्चों को स्कूल से घर ड्रॉप करके फिर वापस इधर ही शॉप पे आ जाती हूँ। रात 8-9 बजे तक यहीं पे होती हूँ। अच्छा माहीन, हमने अक्सर देखा है, ये कहा जाता है कि ये मर्दों की सोसाइटी है, ख़वातीन हमें किसी से पीछे नज़र नहीं आती, हर फील्ड में कभी कभी मर्दों से बहुत ज़्यादा आगे भी नज़र आ रही होती हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा आपको कोई कमेंट पास कर दिया गया हो या कुछ सुनने के लिए मिला हो या किसी ने कहा हो कि है एक लड़की मोटरसाइकिल ठीक कर रही है, लोग हैरान हुए हों, कभी ऐसा हुआ है? मैं ऐसा जब मैंने बाइक चलानी स्टार्ट की थी, स्टार्ट में कोई भी नहीं, मैंने लेडीज़ नहीं देखी कोई बाइक चलाती हूँ, तो रास्ते में जाते हुए कई लड़के हूटिंग भी करते थे और इशारा करना, अपने साथ अगर कोई पीछे बैठा उसको कहना देखो वो लड़की बाइक चला रही, इस तरह पर सब इन सबको इग्नोर करके मैंने सिर्फ अपना काम किया, अपने काम पे ध्यान दिया, किसी की बातों में नहीं आए, यहाँ डर के बैठ जाना घर, ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैंने हिम्मत के साथ काम किया, बाइक भी चलाई है, फिर बच्चों को लेके आना जाना, तब भी बच्चों को जिस तरह स्कूल अब बच्चों को ड्रॉप किया, आपस में स्कूल के बच्चे जिसको मैं लेके जाती थी, बच्चे को या जो भी बच्चियां मेरे साथ जाती थी उनको आपस में कहती थी ये देखो तुम्हें लड़की छोड़ने आती, पर आहिस्ता आहिस्ता सब उन्होंने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। यहाँ जब मैं आई काम सीखा तब भी लड़के आते, एक्चुअली यहाँ पे मैं आते मेल ही आते हैं, तो यहाँ पे प्लाजे में जो भी जितने भी शॉप्स वाले हैं वो भी स्टार्टिंग में 1 हफ्ता तक तो ऐसे ही देखते थे जैसे बहुत हैरान होते थे, फिर यहाँ कस्टमर आते थे वो भी बहुत हैरान होते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने मुझे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुरे लफ्ज़ों में मुझसे बात की, देखते थे सिर्फ कि नया है कुछ, फिर उन्होंने मुझे बेटी बहन इस तरह करके बात करनी शुरू की। किसी ने गलत या ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं बोला कि मैं फिर यहाँ से ये छोड़ के मुझे जाने पे मजबूर करती उनकी बातें, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हिम्मत से सामना किया सबका मैंने। और माहीन, बड़ा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में स्पेशली ख़वातीन के लिए कि वो हिम्मत से, हौसले से, एक जज्बे के साथ घर से बाहर निकले, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपने घर को चलाना है, आपने अपने घर का किचन चलाना है, और जब एक खातून ये सोच लेती है कि उस किचन चलाने के लिए जितने भी पॉजिटिव रास्ते हैं हमने उन रास्तों को चूज़ करना है, उन रास्तों पर चलना है, तो फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़लाना बंदा क्या कॉमेंट कर रहा है, फ़लाना बंदा क्या कह रहा है। आप मेहनत से काम कर रही हैं, आप इज़्ज़त से कमा रही हैं, अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियों से नवाजे, इसी तरह से आप काम करती रहें, मज़ीद कामयाबियाँ तरक्कियाँ आप समेटें, अपने घर वालों का साथ बने, उनका बाजू बने। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चाय दुनिया का पसंदीदा मशरूब है। फ़िलहाल ये ग्रीन टी मेरा पसंदीदा मशरूब है, क्योंकि अमूमन होता ही है कि ग्रीन टी या फिर चाय हमारे सामने हो और आपका गला ख़राब हो, जैसे मेरा गला इस वक्त ख़राब है तो मैं ग्रीन टी प्रेफर करूँगी। लेकिन हमने अपनी माओ से ये सुना है जी कि सुबह के वक्त चाय पी लो ताकि पूरा दिन जो है वो तुम फ्रेश रहो, एक्टिव रहो, सर में दर्द ना हो। लेकिन अक्सर लोग ग्रीन टी को भी सुबह उठते साथ प्रेफर कर रहे होते हैं, अक्सर लोग गर्म पानी को प्रेफर करते हैं, और अक्सर लोग कहते हैं जी ब्लैक कॉफ़ी हमने जो है वो पीनी है। अभी क्या ज़रूरी है और क्या आपको पीना चाहिए, और क्या कितना चाय के कितने कप आपके दिन के इनटेक होने चाहिए, ग्रीन टी आपकी डाइट में कितनी शामिल होनी चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अरीज हारून हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम महक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा अरीज, मुझे बताएं कि क्या पसंद है आपको, चाय या कॉफ़ी? चाय किसको नहीं पसंद होती, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबको चाय पसंद है। चाय जो है वो हमारी नेशनल ड्रिंक है। अच्छा मुझे ये बताएं अरीज के आपकी हेल्थ के लिए ग्रीन टी अच्छी होती है, कहवा अच्छा होता है, या फिर चाय अच्छी होती है? अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना वो ये कि चाय जितनी भी आती है ना, चाहे वो ग्रीन टी हो या ब्लैक टी हो, वो एक ही प्लांट से बनती है। उसकी फर्मेंटेशन डिफरेंट होती है, ऑक्सीडेशन उसकी डिफरेंट होती है, जितना वो ऑक्सीडाइज होता जाएगा उतना डार्क होता जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक्चुअली जब चाय पीते हैं ना तो हमारी चाय का बनाने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। हम उसमें मिल्क, शुगर, ये चीज़ें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से चाय के अपनी जो लीव्स का जो बेनिफिट्स है ना वो हम लोग ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो जो ग्रीन टी है वो क्योंकि हम लोग दूध के बगैर पीते हैं तो उसके हमें फ़ायदे बहुत मिलते हैं।
तो इसलिए आप जब टी का करते हैं ना कंसिडर, तो टी बनती है एक ही प्लांट से। हाँ, ऑक्सीडेशन लेवल पे भी उसकी जो लीव्स में आते हैं चेंजेस, उसके जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं या उसके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यानी अरीश, मैं ये समझूं कि आप जो एक चाय बना रहे हैं, अगर आप उसमें दूध ऐड नहीं करते और वो आप सिर्फ जो है वो पत्ती को आपने जोश दिया और वो आपने सिर्फ वो पी ली दूध ऐड के बगैर, तो वो भी इसी कैटेगरी में आती है? लाइक वो भी आपके लिए ग्रीन टी वाला ही काम करती है, उतने ही फायदे आपको देती है? देखो, ग्रीन टी ज़्यादा फायदा इसलिए देती है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन डिफरेंट होती है। जो ब्लैक टी होती है उसमें कैफीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू ग्रीन टी। कैफीन कंटेंट है वो अच्छा भी है, उसके बेनिफिट्स भी हैं, बट टू मच ऑफ कैफीन इज ऑल्सो बैड। दूध हम ऐड करते हैं तो दूध की वजह से हम जो चाय के बेनिफिट्स हैं ना वो लूज़ कर देते हैं। इवन हम दूध के बेनिफिट्स भी लूज़ कर देते हैं क्योंकि जो कैफीन और दूध है वो दो चीज़ें आपस में नहीं जाती। अच्छा अरीश, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हम तो चाय के बगैर चल ही नहीं पाते, हमें तो चाय स्टार्ट करती है। चाय अगर हमें दिन में कोई 8 कप ना मिले, लिटरली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो 8 कप पीते हैं दिन में, और मैं हैरान होती हूँ कि भाई कैसे पी लेते हो 8 कप। तो वो लाइक 8 कप दिन में चाय का इंटेक आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? देखो, मैंने कहा ना कैफीन है चाय में, तो कैफीन एक चाय के कप में ना अराउंड 30 mg कैफीन होती है, और हमारी डेली की जो अपर लिमिट है ना एक इंसान की वो होती है 400। तो आप सोच लो कि 30 है तो हम 10 कप तक तो पी सकते हैं, बट टू मच ऑफ कैफीन अगर हम एक मोर देन 150 या 200 ले रहे हैं ना तो क्या करते हैं हमारे हार्ट की रिदम तेज़ करते हैं। स्टिमुलेंट है ना, हार्ट को नर्व्स को स्टिमुलेट करेगा, वो आप एक्टिव हो गए, आप थोड़ा सा जो है हाइपर हो गए। तो जब जितना ज़्यादा लोगे तो वो हार्ट की रिदम को भी इफेक्ट करता है, लोगों में एंजाइटी भी इंड्यूस करता है। तो दिन में 4 या 5 कप मैक्सिमम। अच्छा, मुझे ये बताएं अरीश कि आप अगर दिन में ग्रीन टी इंटेक करें, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी कुछ भी खा लो, ग्रीन टी पी लो, पतले हो जाओगे। तो एक तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी कुछ भी खा लो और फिर ग्रीन टी पी लो, पतले हो जाओगे, एक तो इस हवाले से भी मुझे बताएगा। दूसरा, ग्रीन टी के क्या क्या फ़वाइद होते हैं? देखो, ग्रीन टी जो है ना आपको पतला नहीं करेगी, ठीक है। पतला होने के लिए या वेट लूज़ करने के लिए या हेल्दी वेट गेन करने के लिए आपको हमेशा अपना गट को हेल्दी करना होता है और खाने पे कंट्रोल करना होता है। तो गट हेल्थ के लिए ग्रीन टी अच्छी है बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे मैंने बताया, बहुत रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट्स में ना। तो बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन कम करेगी, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम होगी वहाँ पे आपकी बॉडी की सारी वर्किंग अच्छी होगी, अच्छे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वो आपका गट हेल्थ अच्छी होगी और आप वेट लूज़ या गेन जिसने करना है अकॉर्डिंगली आप हेल्दी वेट पे आ सकते हैं। लेकिन ये मैजिक नहीं है कि जो कुछ खाया और फिर ग्रीन टी पी ले, ऐसा कुछ नहीं है। इवन ग्रीन टी पीने के भी एक तरीका होता है कि आपने खाने के कितनी देर के बाद पीना है। फिर डिफरेंट टाइप की ग्रीन टीज़ होती हैं। हम लोग तो टी को जो है ना, हर एक टी को ग्रीन टी समझते हैं। हर्बल टीज़ अलग होती हैं, जो ग्रीन टी है वो अलग होती है। तो आप कौन सी ले रहे हैं, किसको मिक्स कर रहे हैं, फिर वो बहुत अफेक्ट करती है चीज़ें। और जब आप टोटली ग्रीन टी की बात करें ना, मैंने जैसे कहा कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके जो जितने भी फ्लेवोनॉइड्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी बॉडी को एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कैंसर से बचाते हैं। जितनी भी तोड़ फोड़ हमारे जिस्म में हो रही है ना उसको कम करते हैं, उसको क्लीन आउट करते हैं। सही सही। अच्छा, मुझे अरीज एक बात बताएं कि हमने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारे लोग अभी अपने बेड से निकले भी नहीं होते और वो कहते हैं जी कि हमें चाय का कप चाहिए। ये निहार मुँह चाय का कप पीना, आपका स्टमक खाली है और आपने चाय पी ली है, क्या ये सही होता है? लेकिन मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, ये आपकी बॉडी के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो चाय है ना आपकी एसिडिटी को थोड़ा सा बढ़ाती है। तो एम्प्टी स्टमक पहले आपके स्टमक में से एसिड है, उसकी वर्किंग उस वक्त नहीं हुई, तो अगर आपने चाय पी तो एसिडिटी के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। हार्ट बर्न जो कहते हैं लोग, हमें पानी आता है मुँह में, तेज़ाबियत हो जाती है, वो चीज़ आती है। हाँ, ये है कि क्योंकि चाय का मैंने जैसे कहा कि स्टिमुलेंट है तो लोग एक्टिव फील करना शुरू कर देते हैं। बेहतर तरीका ये होता है कि पहले आप या तो एक खजूर ले लें या थोड़ा सा वार्म वाटर ले लें, आपके स्टमक की एक्टिविटी बेहतर हो जाए, थोड़ा पीएच जो है बेहतर हो जाए, एसिडिटी कम हो जाए, फिर आप चाय या कॉफ़ी या कोई आपने ग्रीन टी जो भी लेनी है जिसमें कैफीन एडेड है ना, वो चीज़ फिर बाद में लें। अच्छा, और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा जो कॉफ़ी पीने वाले हजरात हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, कॉफ़ी लवर्स हर जगह हमें मिलते हैं, मैं इस बारे में भी पूछना चाह रही हूँ कि जो लोग दिन में सो के उठते साथ कॉफ़ी पी रहे हैं, दोपहर में कॉफ़ी पी रहे हैं, रात को कॉफ़ी पी रहे हैं और फुल हार्ट कॉफ़ी पी रहे हैं, ये हेल्थ के लिए ठीक है? स्पेशली सर्दियों, कहते हैं ना कि आप बाहर सर्द मौसम है तो आप गर्म चीज़ें इनटेक करें। अच्छा देखो, कॉफ़ी के एक कप में ना
जो एक रेगुलर कप होता है कॉफ़ी का, उसमें 100 mg कैफ़ीन होती है, यानी कि मैक्सिमम 4 आप दिन में ले सकते हैं कप। इससे ज़्यादा आप एक्सीड करेंगे तो आप अपना कैफ़ीन कंटेंट बढ़ा देंगे। और फिर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ कॉफ़ी बनाने के लिए ना शक्कर, शुगर, हनी, ये मीठे बहुत ऐड किए जाते हैं। फिर दूध में हम लोग फुल क्रीम ऐड कर देते हैं। तो हमने उसकी जो फ़ायदा है वो तो लिया ही नहीं, क्योंकि कॉफ़ी के अपने भी फ़ायदे हैं कि किडनी के रीनल फंक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है एक लिमिट में। तो जब हम दूध ऐड कर देते हैं, स्पेशली फुल फैट, अगर मिल्क ऐड कर दिया, चीनी ऐड कर दी, तो हमने कोई किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं लिया। टोटली फैट, टॉक्सिन्स और एक्सट्रीम जो हम लोग कहते हैं ना कि तो ख़राबी वाला काम हम करते हैं इस तरह की कॉफ़ी पी के। तो अगर आपने पीनी है फॉर चेंज, कभी पीना चाहते हैं तो लो फैट मिल्क यूज़ करें, विदाउट शुगर बनाएं और दिन में 2 कप से ज़्यादा ना लें। ओके तो ये बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले स्पेशली जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लवर्स हैं उनके लिए, स्पेशली मेरे मियाँ के लिए। अच्छा से मुझे बताएं अरीज, लेमन ग्रास के बारे में हमने बड़े फ़वाइद सुने, हमारी अम्माएँ भी बड़ा रिकमेंड करती हैं, तो क्या है ये लेमन ग्रास, आपकी बॉडी के लिए कितना इफ़ेक्टिव है? अच्छा देखो, मैंने जैसे बताया ना कि ये हर्बल जितनी चीज़ें आ जाती हैं ना, उसमें लेमन ग्रास इज़ अ प्लांट, बेसिकली हर्ब हम कहेंगे। इसकी टी बड़ी कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर वेट लॉस। उसकी वजह ये कि गट हेल्थ अच्छी करती है, गट की मूवमेंट अच्छी करती है, आपकी जो फूड की जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करती है। तो ये गट हेल्थ के लिए अच्छी है और ये हर्बल टीज़ में आती है। नॉर्मली हम लोग हर्बल टीज़ जो हैं वो ग्रीन टी के साथ मिक्स करके बनाते हैं ताकि हमें एडेड बेनिफिट मिले, लेकिन खाली भी ले सकते हैं आप। सही, ठीक है अरीज, बेहद शुक्रिया वो हमारे साथ मौजूद थी गुफ्तगू कर। और जी आप कॉफ़ी पिए, चाय पिए, ग्रीन टी पिए, कहवा पिए, कुछ भी ना, घर में भी अक्सर हम कहवास बनाते हैं, एक महदूद तादाद होनी चाहिए उनकी। ये नहीं कि पूरा दिन बस आप कहीं जी पतले होना तो वो कहवे ही पीते रहें आप, वो भी आपके स्टमक के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। बदलता मौसम, मैं मेंशन करना चाहूँगी लाहौर का मौसम परेशान कर है हर किसी को। हम देखते हैं कि जब मौसम बदलता है डिफरेंट एलर्जीज़ होती हैं जो कि आपको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं, आपको हिट करती हैं, जैसे जिसमें नाक बंद हो जाती है, नाक आपकी सूज जाती है, सूजन आ जाती है नाक में। इसके अलावा ज़ख़म भी हो जाता है ना, आप बहुत ज़्यादा अपनी नाक को साफ़ करते हैं तो जी वो ज़ख़म होना शुरू हो जाता है, आँखों से पानी आता है और छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक बंद हो जाती है। स्पेशली पूरा दिन आप बड़े सही रहते हैं, जब रात को सोने लगते हैं तो एक साइड की, मेरी तो नाक बंद हो जाती है और वो इतना मुश्किल मरहला होता है कि नींद भी नहीं आती। नाक में काफ़ी ख़ारिश होती है। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो अलामात है नाक की एलर्जी की, इससे हम कैसे जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं कि अगर आपको खुदा न खास्ता नाक छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं जी, तो वो पहली चीज़ क्या है जो कि आपने करनी है? डॉक्टर मुनज़्ज़ा सईद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि मुझे तो एक साथ ही कोई 5-6 छींकें आ जाती हैं और हमारी टीम वाले मेरे से तो बड़े परेशान हो जाते हैं, स्पेशली अली अब्बास कि आप इतनी छींकें मारी हैं। तो ये एक साथ इतनी छींकों का आ जाना, ये मतलब लाइक कोई बीमारी का की तरफ इंडिकेट करता है, ये क्या है? जी बिल्कुल, मोस्ट लाइकली आपको किसी चीज़ से एलर्जी है जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा बाउट्स ऑफ स्नीजिंग, इतनी ज़्यादा छींकें आती हैं। तो ये अब आपको देखना है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है और फिर उसको अवॉइड करना है। ये तो पहला स्टेप है। ठीक है जी। अगर अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अक्सर ऐसा होता है, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, मेरा सवाल भी साथ ले लीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जी आपकी एक साइड की नाक बंद होती है और वो जो एक साइड की नाक बंद होती है ना, उससे वो जो फिर जो दर्द उठता है ना आपके सर में, वो पीछे गर्दन तक जा रहा होता है। तो वो एक साइड की नाक बंद होना और पूरे सर में या आधे सर में दर्द होना, इसका क्या इलाज हो सकता है? इसमें हम पहली चीज़ क्या कर सकते हैं? तो आपको ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, इवेल्युएट कराना चाहिए कि आपकी जो नाक बंद हो रही है उसकी वजह एलर्जी है या फिर नाक की हड्डी बढ़ जाना, जिसे DNS डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहा जाता है, वो है, या आपकी नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए बेहतर है कि एक माहिर ENT सर्जन आपका प्रॉपर मुआयना करे और वो इवेल्युएट करे कि आपको बेसिकली आपकी तशख़ीस होनी चाहिए बेसिकली। जी अच्छा डॉक्टर साहबा, हमने देखा कि मौसम बदला है और बदलता मौसम हर किसी को जो है ना इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, इस मौसम के बदलने से आपको डिफरेंट बीमारियां या एलर्जीज़ हो जाती है, जैसे गले का खुश्क होना, खांसी आना, फिर उसके अलावा आंखों से पानी आना, इन चीज़ों, ये एलर्जीज़ होना किसी भी तरह की, इसका पहला सिम्टम क्या है कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि अच्छा ये तो हमें एलर्जी हो गई है? बिल्कुल,
सबसे पहले तो छींके आना ये एक बड़ी अगर आपको अराउंड 9 to 10 छींके आ रही हैं एक साथ, तो इसका मतलब है यू आर प्रोबेबली एलर्जिक टू समथिंग, किसी चीज़ से आपको एलर्जी है जिसकी वजह से आपको एकदम से ये बॉडी का रिएक्शन हुआ है। असल में जब कोई एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ये एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी में जब ये एलर्जन और एंटीबॉडीज़ मिलती हैं तो वो कुछ किस्म के केमिकल्स रिलीज़ करती हैं। तो उसके नतीजे में ये रिएक्शन होता है कि आपको छींके आती हैं, नाक बंद हो जाती है या बहना शुरू कर देती है, हलक के अंदर नज़ला गिरता है, चेहरे पे दर्द, भारीपन, ये सब फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मरीज़ जाने लगता है। तो ये पहले जो है ज़रूरी है कि आप इवेल्युएट करें किसी ENT स्पेशलिस्ट से कि आप बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस का शिकार तो नहीं है। एलर्जिक राइनाइटिस में मरीज़ जो है उसकी नाक की जो झिल्ली है, जो म्यूकोज़ा है, वो रिएक्ट करती है एनवायरनमेंट से। यू हैव टू लुक कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, तो देन हम इसकी तरफ फिर इसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहबा, अमूमन हमने देखा है कि बच्चे जो होते हैं ना, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, उनके लिए कहते हैं, माएँ कहती हैं कि जी पहली सर्दियाँ बड़ी बच्चों को एहतियात के साथ रखना चाहिए। बिल्कुल। तो जो बच्चों को एलर्जीज हिट करती हैं, क्योंकि माँ बच्चे बता तो सकते नहीं है, और ना ही जो नई नई माएँ होती हैं उन्हें अंदाज़ा होता है कि जी हमारे बच्चे को एलर्जी हो गई है। तो बच्चों में एलर्जी का आप किस तरह पता लगा सकते हैं? कैसे, क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों में कि जी बच्चे को ये जो खांसी हो रही है, हमारे बच्चे का कहीं गला खुश्क तो नहीं है, या नाक में अगर कोई सूजन है तो ये भी नहीं माँ को पता चलेगा। तो ये इन चीज़ों के पहले सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, छोटा बच्चे को जैसे ही एलर्जी होगी, रिएक्शन होगा उसको, तो वो दूध पीना छोड़ देगा, क्योंकि जब उसकी नाक बंद होगी तो उसको फूड लेने में, अगर वो मिल्क पे है तो वो उसको प्रॉब्लम होगी ज़ाहिर है सॉलो करने में, क्योंकि अगर वो माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, नाक बंद है उसकी, तो फिर उसको डिफ़िकल्टी होगी फीड लेने में। तो सबसे पहले तो मदर को ये देखना है कि उसको नेज़ल कंजेशन कितना सीवियर है। कुछ होम रेमेडीज़ करके उससे रिलीफ किया जा सकता है। जैसे नए सीज़न जब पहली सर्दी आए तो बच्चे को ठंड से बचाएं, उसको गर्म कपड़ों का मुनासिब इस्तेमाल कराएं, गर्म पानी से नहाएं, बहरहाल जो भी होम रेमेडीज़ हैं। उसके अलावा सबसे बेहतरीन भाप है। अगर ये सारी चीज़ें घर में इफ़ेक्टिव रहती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर बेहतर ये है कि किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाकर बच्चे को इवेल्युएट कराया जाए, और उसके लिए जो अप्रोप्रिएट एंटी एलर्जी या जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि नाक के स्प्रेज वगैरह, वो इस्तेमाल किए जाएँ। ठीक है डॉक्टर साहबा, साथ रहिएगा, अभी एक ब्रेक लेनी है न्यूज़ अपडेट्स के लिए। दोबारा हाजिर होते हैं, डॉक्टर हमारे साथ ही, डॉक्टर मुनज़्ज़ा, उनसे एक और सवाल करना चाहूँगी मैं, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा दोबारा से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर मुनज़्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं उन सीजनल एलर्जीज़ की जो कि मौसम बदलने के साथ आपको हिट करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि हमने अमूमन देखा है कि फ्लू हो जाए या नाक बंद हो जाए तो और छींके आना शुरू हो जाए तो फ़ौरन से हम अलर्ट हो जाते हैं कि ओहो हमें तो फ्लू हो गया है, स्टीम की तरफ जाते हैं हम, या फिर हम ये कहते हैं कि जी मेडिसिन ले लो कोई भी। मगर हमारे जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि फ्लू की मेडिसिन एकदम नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए 3-4 दिन, उसके बाद आप फ्लू की मेडिसिन लें। तो प्लीज़ ज़रा इससे मुताल्लिक गाइड कीजिएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हमें फ़ौरन एंटीबायोटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए कि अगर ये सीजनल एलर्जी है या वायरल राइनाइटिस है, जो कि कॉमन है, जिसे फ्लू कहा जाता है, तो वो है तो फिर हमें उसके लिए एंटीबायोटिक्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। वो होम रेमेडीज़ से और हमारी अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले तो मरीज़ को ये पहचानने की ज़रूरत है कि उसको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। जिस चीज़ से एलर्जी है उसको आइडेंटिफाई करे और उसको अवॉइड करे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एंटीहिस्टामीन्स, जो मार्केट में डिफरेंट लॉरेटिडीन, फेक्सोफेनेटिडीन के नाम से, डिफरेंट नाम से ब्रांड्स मौजूद हैं। तो सबसे ये हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। फिर इसके बाद हम कुछ स्प्रेज़ की तरफ जाते हैं। जिन मरीज़ों जो कॉमन जिनको एलर्जीज़ होती हैं उसमें नेज़ल स्प्रेज़ हमारी हेल्प करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डीकंजेस्टेंट नेज़ल स्प्रेज़ बहुत हेल्पफुल रहते हैं, और जिनको आइडेंटिफाइड हो कि उन्हें एलर्जी है तो फिर उनके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेज़ल स्प्रेज़ जो होते हैं वो लंबे अरसे के लिए हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि ये एलर्जीज़ जो हैं ये बिल्कुल शुगर ब्लड प्रेशर की तरह इंसान के साथ रहती हैं। इनको ख़त्म होना काफ़ी नामुमकिन होता है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि मरीज़ जो है वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करे, क्योंकि इलाज मौजूद है। अवॉइडेंस एंड सम ट्रीटमेंट सही है, वुड बी हेल्पफुल।
ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करेंगे। तो भैया कभी भी आपको छींक आना, खांसी हुआ, आंखों से पानी आए तो अंदाज़ा कर लें कि ये एलर्जी है या नहीं, और अगर ज़्यादा दिन तक स्टे कर रहा है ये चीज़ तो फिर डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, बजाय इसके कि खुद डॉक्टर बन जाए। आगे बढ़ते हैं, ज़रा क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 6 विकेटों से हरा दिया है। 5 शिकार करने वाले नसीम शाह मैन ऑफ द मैच। इसी पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। मेरी नज़र में तो जब आप सामने वाले को हरा देते तो आप अच्छा खेलते हैं, आपकी नज़र में पाकिस्तानी टीम ने कैसा खेला? देखें, बिल्कुल महक आप सही कह रही हैं कि जो जीत है ना वो बहुत सारी खामियों पर भी पर्दा डाल देती है, लेकिन मेरे ख्याल में नया साल था, पहली जीत थी, लेकिन जो मैच से पहले एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई जब 2 दिन पहले 3 दिन पहले शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नायब कप्तान बनाया। कल टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने शान मसूद को 11 में शामिल नहीं किया, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एक मनफी पहलू था, मैच से पहले होना नहीं चाहिए था। मुझे लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट में कहीं राब्ते का फुकदान नजर आ रहा है, क्योंकि जब होम सीरीज चल रही हो, टीम हार रही हो, तो मीडिया का बहुत ज्यादा अटेंशन जो है वो टीम पर होता है। लेकिन भट्टी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो मिस मैनेजमेंट है, ये जो एक गैप है, एक तो भट्टी साहब बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल ले लीजिएगा। ये जो मिस मैनेजमेंट है, ये जो एक गैप है, इसको खत्म करना तो बड़ा जरूरी है, लेकिन ये तो हम कब से देखते आए हैं, ये मिस मैनेजमेंट वाला मामला ये तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, ना ही लगता है कि आगे वाले दिनों में खत्म होगा। तो इसका हल क्या है? देखिए, ये तो हल तो उन्हीं लोगों के पास है जो इस वक्त पीसीबी में इक़्तिदार पर बैठे हुए। नजम सेठी साहब मेरा ख्याल कोई 2 हफ्ते पहले उन्होंने पीसीबी की चेयरमैनशिप का ओहदा संभाला है, तो उन्हीं पर ये जिम्मेदारी है कि ये छोटे मोटे जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं उनको ख़त्म करें, क्योंकि हमारे मुल्क में क्रिकेट वाहिद खेल है जो कौम को जोड़ता भी है, और कौम की तवज्जो भी ना इस वक्त हॉकी पे है, ना स्क्वाश पे है, ना स्नूकर पे है। लिहाजा अगर कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी है तो उससे तो क्रिकेट बोर्ड ही बच सकता है, लेकिन 2-3 चीजें भट्टी साहब माजरत, एक बड़ी अहम खबर है और बड़ी जरूरी खबर है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। बहुत अहम खबर, बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तोशाखाना रेफरेंस, दीगर मामलात, इमरान खान के जारी किए गए हैं वारंट गिरफ्तारी। आज के दिन की मेरे लिहाज से सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इमरान खान की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। फवाद चौधरी और असद उमर के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। आपको अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी ये जारी किए गए हैं, और डेवलपमेंट ये है कि फवाद चौधरी और असद उमर के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इमरान खान साबिक वजीर आजम, इलेक्शन कमीशन ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। असद उमर और फवाद चौधरी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। तोशाखाना रेफरेंस और दीगर मामला जो कि खान साहब के चल रहे थे, उससे मुताल्लिक एक बड़ी खबर, एक बड़ा धचका जो कि पीटीआई को लगा है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसके साथ ही साथ फवाद चौधरी और असद उमर के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्करनैन बताएगा क्या डिटेल्स है? देखिए, तो इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से तलब किया जा रहा था, लेकिन वो कभी भी पेश नहीं हुए थे। गुज़श्ता हियरिंग के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कार्रवाई जारी रखी है, अब क्यों पेश नहीं हुए। तो हम वकला की जानिब से कहा गया कि फवाद चौधरी की वालदा बीमार है, असद उमर की फ्लाइट मिस हो गई थी, इमरान खान सफर करने के काबिल नहीं है, तो मेडिकल रिपोर्ट उनकी पेश नहीं की गई थी। उस पर कमीशन ने हाजिर के इस्तिस्ना की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया है। और इंडिया कमीशन ने पिछली बार भी दे दिया था कि अब ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। अब वो महफूज फैसला सुना दिया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, कहा गया है कि काबिल जमानत वारंट जारी किए जा रहे हैं इमरान खान के, असद उमर के, फवाद
चौधरी के, और तीनों पीटीआई रहनुमाओं को 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने के साथ आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। अब अगर वारंट्स के बावजूद वो पेश नहीं होते तो कानूनी तौर पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी तीनों के जारी हो सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है जुल्करनैन। देखिए, समाअत तो आज नहीं हुई क्योंकि समाअत पहले हो चुकी थी। ये रिजर्व किया हुआ था हाजिर की दरखास्तों के ऊपर फैसला, वो महफूज किया गया फैसला सुनाया गया है निसार दुरानी की सरबराही में जो मेंबर सिंध है 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ठीक है। अच्छा, अगर मैं केसेस की बात करूं तो तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर जो मामलात हैं, मैं चाहूँगी कि ज़रा जो केसेस हैं उससे मुतालिक भी बताएं कि जो महफूज फैसला था ये किन केसेस पे महफूज किया गया था, ताकि जो हमें सुन रहे हैं हमारे व्यूवर्स उनको रिकॉल हो जाए। देखिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इमरान खान, फवाद चौधरी, रसूद उमर की जानिब से मुख्तलिफ मौके पर सख्त बयान दिए गए और इल्जाम आयद किए गए थे इलेक्शन कमीशन पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नोटिस लिया था और तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस इनके खिलाफ शुरू किए थे, नोटिस जारी किए थे तीनों रहनुमाओं को, जिनको चैलेंज भी किया गया तरीके इंसाफ की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है। तमाम अदालतों में वो केस जरूर मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी चंद दिन पहले बाकायदा इजाजत दी थी तहरीरी हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन को कि वो कार्रवाई जारी रखे तीनों रहनुमाओं के खिलाफ, और उसी सिलसिले में कार्रवाई जारी थी। बार बार ठीक है जुल्करनैन, आपका बेहद शुक्रिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस के मामले में इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। जुल्करनैन अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया उनका भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट पर भी बात हो रही थी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त दी है, और जब हम खेल की बात करते हैं ना तो हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरीके से अच्छा खेलता रहे, जीत जो है उसका मुकद्दर बनी रहे। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।